Dear students of LLB second year, this is lecture on Constitution of India, especially on Article 14 fundamental right to equality. In previous lecture, we discussed about the basic elements of Article 14 and what are the meaning of the phrase which has been used under Article 14, that is equality before the law and equal protection of laws. Now in this lecture we will see the dimensions of Article 14 which has been developed by the Supreme Court in last 70 years. LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स छात्र, पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के क्या प्रोविजन है और उसके क्या बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसके तत्व क्या हैं और उसमें जो फ्रेज, उसमें जो सुक्ति यूज की गई है, विधि की समानता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, उसके क्या अर्थ है, ये हमने देखा। अब इसके बाद पिछले 70 सालों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 14 के जो इंटरप्रिटेशन किए गए हैं, उसके आधार पर अनुच्छेद 14 के क्या डायमेंशंस डेवलप हुए हैं, यानी उसके कौन से आयाम विकसित किए गए हैं, उसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, सबसे पहले एक ईपी रोयपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस दिख रहा है। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट का जो इन्फरेंस निकल के आता है एक लाइन में, वो है कि आर्टिकल 14 इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, यानी मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है ये। द सुप्रीम कोर्ट इन ईपी रोयपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैज गिवन अ डायनेमिक connotation to the equalizing principles। जो प्रिंसिपल्स आर्टिकल 14 में दिए गए हैं, उसको जो गवर्नमेंट एक्शन है उसके साथ एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया और इस जजमेंट में मुख्य रूप से ये बात उभर के आई कि अनुच्छेद 14 किसी भी प्रकार के मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है। ये मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण कैसे है, इसको आगे कुछ और केसेस हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं, जैसा कि द कोर्ट डिक्लेयर्स दिस इक्वलाइजिंग प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 14 एज अ फाउंडिंग फेथ ऑफ वे ऑफ लाइफ मस्ट नॉट बी सब्जेक्ट टू अ नैरो पेंडेटिक और लेक्सिकोग्राफिक अप्रोच। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बहुत दकियानुसी विचार के अनुसार अनुच्छेद 14 का इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा और ये एक नागरिकों में विश्वास पैदा करने के प्रति और उनकी जीवन की पद्धति को निर्धारित करता है। इसके पहले जब क्लास में ओरल लेक्चर होते थे तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं वैसे जोड़ता था जो स्लाइड्स में इतना डिटेल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो 1950 से लेकर अब तक के केसेस हैं उसका आप क्रॉनिकल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 73 से पहले और 73 के बाद केशवानंद भारती का केस 73 में डिसाइड हुआ था और 76 में मेनका गांधी का। तो लगभग ये जो 50 से लेकर 70 साल तक का 20 साल का डिकेट था, इस डिकेट में उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं वो बहुत ही नैरो अप्रोच के कहे जाते हैं, यानी मूल अधिकार के प्रति बहुत कोई उदारवादी फैसला सुप्रीम कोर्ट का देखने में नहीं आता है। लेकिन 70 ऑनवर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं वो क्रमशः जनता के मूलाधिकार को अधिक से अधिक
दिए जाने वाले या उसके अधिक से अधिक फैलाव करने वाले जजमेंट्स रहे हैं। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्शंस को कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है और ये माना है कि संविधान का ज्यादा से ज्यादा व्यापक निर्वचन इस रूप में करना चाहिए कि वो लोगों के जीवन को बेहतर बना सके और लोगों का संविधान में विश्वास बढ़ सके, और इसके लिए जरूरी है कि उनके जो मूलाधिकार है उसका अधिक से अधिक विस्तार हो। और इस रूप में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट एक्शंस को हमेशा क्वेश्चन किया है और सरकार पर हमेशा लायबिलिटी आरोपित की है। तो इसी क्रम में अनुच्छेद 14 का जब उच्चतम न्यायालय ने निर्वचन किया तो उसमें यह कहा कि यह सरकार के किसी भी मनमाने एक्शंस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन है। यानी कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज, कोई सरकारी एक्शन या कोई नियम या कोई कानून मनमाने तरीके से लाया गया है तो वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। और मनमानापन कब होगा? मनमानापन तब होगा जबकि किसी भी प्रकार से नेचुरल राइट या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का वायलेशन किया गया हो। जस्टिस भगवती, जैसा कि आप पढ़े होंगे और अगर नहीं जानते अभी तक तो आप ये जान लीजिए कि एक संवैधानिक इतिहास में या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के इतिहास में एक बड़ा टर्नआउट है जब जस्टिस भगवती, जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे जजेस आए और इन्होंने ही एक तरह से संविधान के जो निर्वचन है उसकी काया पलट कर दी। तो ईपी रोहपा के केस में जस्टिस भगवती ने, जो कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुए, और उन्होंने अपने चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्णा अय्यर की ओर से फैसला देते हुए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए, या इसको प्रीपोजिशंस कह सकते हैं, उनकी उपधारणाएं कर सकते हैं। तो पिछले स्लाइड्स के क्रम में propounded the new concepts of equality from a positive point of view and observed, यानी जस्टिस भगवती ने अपने जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्णा अय्यर की ओर से लिखे हुए जजमेंट्स में कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए, संदर्भित किए। क्या? जैसे नया सबसे फर्स्ट ये पैराग्राफ, आप सेकंड पैराग्राफ देख सकते हैं। इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट विथ मेनी एस्पेक्ट्स and dimensions and it cannot be cribbed, cabinet and confined। तो इक्वलिटी जो है, समानता का अधिकार जो है, एक गतिशील संकल्पना है और इस गतिशील संकल्पना को confined within traditional and doctrinaire limits, इसको किसी परंपरावादी या सिद्धांतवादी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, इसको कैबिनेट नहीं किया सकता, यानी कुछ परिधियों में इसको बांधा नहीं जा सकता, उसको अवरोधित नहीं किया जा सकता। ये एक इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है, यानी ये विकासवादी संकल्पना है और समय समय के साथ क्या इक्वल है इसकी परिभाषा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट करती रही है। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल इनका एक प्रोग्रेसिव विचार था कि जो पिछले 70 तक के दशकों में जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए थे उससे एक अलग हटके अप्रोच था कि फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन के समय आपको बहुत ही खुले मन से इसका विचार, इसका इंटरप्रिटेशन, निर्वचन करना चाहिए। और ये जो पैराग्राफ्स हैं वो एक क्रम में है, इसको समझने के हिसाब से छोटे छोटे क्रम में कर दिया गया है, टुकड़ों में कर दिया गया है, अदरवाइज ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही है। और इसको मैं एक बार इस तरह से पढ़ देता हूँ कि equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions and it cannot be cribbed, cabinet and confined within traditional and doctrinaire limits. From a positive point of view, equality is an antithetic to arbitrariness. In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies. One belongs to the rule of law in a republic while the other
to the whim and caprice of a absolute monarch। यानी इसके एक तरफ तो साम्राज्यवादी विचारधारा है और दूसरी तरफ जनता के अधिकार है या रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। तो विधि का शासन ये कहता है कि विधि सुप्रीम है, जबकि सरकार की मनोदशा या सरकार की इच्छाएं सुप्रीम नहीं है। तो इसलिए इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की बात की गई है और ये कहा गया है कि जब भी कोई सत्ता में जो भी हो, चाहे वो मोनार्की में हो, चाहे वो गवर्नेंस सिस्टम में हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो, सरकार की जो मनमानीपन है उसके विरुद्ध एक प्रकार का हथियार है जनता के पास, और ये उसी रूप में अनुच्छेद 14 को परिभाषित करते हैं। सरकार हमेशा जब कोई कानून लाती है या कोई नियम बनाती है तो वो अपने हित के अनुसार किस हिसाब से उसे व्यवस्था चलानी है उसके हिसाब से करती है, और इसमें जनता को कई बार लगता है कि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, और ऐसे कंडीशन में उच्चतम न्यायालय को निर्वचन करना होता है। तो जस्टिस भगवती के द्वारा इस मामले में यानी ईपी रोयप्पा के केस में एक बहुत ही वाइडर जजमेंट दिया गया और इसके दूरगामी प्रभाव है, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जनता के अधिकारों और सरकार के जो विचार है उसके बीच में एक कड़ी के रूप में ये काम करता है, और ये एंटी आर्बिट्रेरीनेस प्रोटेक्शन है, यानी मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है। ईपी रोयप्पा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में हालांकि ईपी रोयप्पा के जो जजमेंट दिए गए थे उसको उच्चतम न्यायालय ने रिट्रीट किया, उसको एक तरह से पुनर्निर्देशन किया उसका, और इसमें कुछ चीजें और भी जोड़ी। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट रिट्रीटेड द मेजॉरिटी व्यू इन ईपी रोयप्पा's case and emphasized on content and reach of the great equalizing principle enunciated in Article 14 stated, क्या कहा कि Article 14 strikes at arbitrariness in state action and ensure fairness and equality of treatment. The principle of reasonableness, which legally as well as philosophically is an essential element of equality or non-arbitrariness, pervades Article 14 like a brooding omnipresence। तो ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि द प्रिंसिपल ऑफ रिजनेबलनेस विच लीगली एज वेल एज फिलोसॉफिकली इज एन एसेंशियल एलिमेंट। तो ये जो रिजनेबलनेस है, युक्तियुक्तता है, ये आर्टिकल 14 का बहुत बड़ा आधार है, और जहां पर भी रिजनेबलनेस नहीं होगा वहां पर मनमानापन होगा, और जब मनमानापन होगा तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, क्योंकि जहां कहीं भी मनमानापन होता है उसमें निश्चित तौर पर असमानता की गुंजाइश होती है। और रिजनेबलनेस या युक्तियुक्तता का अर्थ ये होता है कि जिसको जो मिलना चाहिए, जिसके लिए जो युक्तियुक्त है वो उसे देना चाहिए। यानी अगर सरकार की ओर से कोई भी नियम, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून लाए जा रहे हैं तो उस कानून का एक युक्तियुक्त आधार होना चाहिए। अगर वो युक्तियुक्त आधार नहीं है तो वहां पर मनमानापन होगा। अगर बहुत सारे कुछ अधिकारियों को बहुत ज्यादा विवेकाधिकार दिया जाता है तो विवेकाधिकार भी अपने आप में एक तरह का मनमानापन क्रिएट करता है। तो अगर आप किसी एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए सरकार ने वीकर सेक्शंस के लिए 1000 आवास बनाने का निर्णय लिया, तो सबसे पहले निर्धारित ये करना है कि वीकर सेक्शन में है कौन। वीकर सेक्शन को निर्धारित करने के लिए एक युक्तियुक्त पैमाइश होनी चाहिए, युक्तियुक्त पैमाना होना चाहिए। अगर वीकर सेक्शंस को निर्धारित करने के लिए कोई युक्तियुक्त पैमाना नहीं बनाया गया तो उन 1000 आवासों को आवंटित करने में अधिकारियों के द्वारा मनमानापन किया जा सकता है, और अगर ऐसा मनमानापन किया गया तो वो निश्चित तौर से असमानता के अधिकार का उल्लंघन होगा और फाइनली वो आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन होगा। तो इस तरह से
ईपी रोएपा के केस में जो आर्टिकल 14 है या जो समानता का अधिकार है उसको मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण बताया गया, और मेनका गांधी के केस में एक कदम और आगे बढ़कर उच्चतम न्यायालय ने उसे युक्तियुक्त आधार पर यानी युक्तिता के नियम पर कसा। तो कुल मिलाकर ईपी रोएपा और मेनका गांधी दोनों के केस का अगर आप ज्वाइंट इन्फरेंस निकालते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि कोई भी अगर अयुक्तियुक्त कार्य किया गया तो वह मनमाना होगा, और अगर वह मनमानापन है तो वह आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो आज के लिए इतना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखेंगे कि मेनका गांधी के बाद के और भी जो जजमेंट्स आए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन किए हैं, और फिर इन सभी जजमेंट्स के आधार पर क्या प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।